हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3। अध्याय 3 जो है हमारा, वह है जनसंख्या संगठन के बारे में। तो आज हम देखेंगे जनसंख्या संगठन को। तो आइए शुरू करते हैं जनसंख्या संगठन को। यहाँ पर देखिए कि किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। अब देखते लिंग संगठन। संगठन लिंग संगठन स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जननांगिकी विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। स्त्रियों और पुरुषों के संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। कुछ देशों में यह निम्न सूत्रों द्वारा परिकलित किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सूत्र है कि पुरुष जनसंख्या अपान स्त्री जनसंख्या गुणे 1000, यानी पुरुष की जनसंख्या स्त्री जनसंख्या गुणे 1000, इस तरीके से निकाला जाता है। और यह भी कहा जाता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए, भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। तो इसे भी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कहा जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। कहा जाता है कि लिंग अनुपात कितना है, यानी प्रति पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो कुछ अलग अलग राज्यों के जो होते हैं तो उनके आंकड़ा अलग होते हैं। तो कुछ जो आपको याद हो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा कि कितने महिलाओं पर, मतलब कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वर्तमान समय में। तो इसको कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अब देखते हैं, तो जिन प्रदेश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण है उन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक शब्द है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है, क्योंकि क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति व्यापक होती है। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं, विश्व की जनसंख्या का औसत जो लिंग अनुपात है प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके अनुकूल है या उनके प्रतिकूल है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। सामान्यतः सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। जैसे सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लिंग अनुपात और भी कम है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के सबसे बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखते हैं आयु संरचना। आयु संरचना आयु संरचना विभिन्न
वायु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 वायु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। अगर पूछा जाए कि जो कार्यशील जनसंख्या के जो लोग होते हैं कितने आयु के बीच में होते हैं, तो होते हैं 15 से लेकर 59 साल तक। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। 60 वर्ष से जो अधिक आयु की जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उसे वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अत्यधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची और जनसंख्या युवा है। इस तरीके से देखा जा सकता है। अब आयु है लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड, तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की वायु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है, जैसा कि चित्र संख्या 3.1, 3.2, 3.3 में दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं। हालांकि डेटा बहुत पुराना है, आप इसको नए डेटा को देख सकते हैं। अगर आया हो तो गूगल से सर्च करके कहीं से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ह्रास्यमान जनसंख्या। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। यहाँ पे देखिए पुरुष, यहाँ पे देखिए स्त्री। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। तो यह आंकड़ा जो है जननांकिकी ईयर 2009-10 का है। अब यहाँ पे देखते हैं वृद्ध होती जनसंख्या। यहाँ पे देखिए वृद्ध होती जनसंख्या कोष्टक में दिया गया है। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के कारण जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट जाता है। अब देखते हैं कि ग्रामीण नगरी संगठन। तो जनसंख्या का ग्रामीण और नगरी में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मानदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। तो चित्र संख्या 3.4 में कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों में क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इससे विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है। यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात में भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। अब देखते हैं साक्षरता।
किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिनमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि यह ग्रामीण है और यह शहरी, इस तरीके से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जिम्बाब्वे, जिसमें शहरी लोगों की संख्या ज्यादा है, और कनाडा में शहरी लोगों की संख्या थोड़ी कम है। ब्राजील में थोड़ी कम है। यहाँ पे नेपाल में देखिए ज्यादा है। फिनलैंड में थोड़ी कम है और न्यूजीलैंड में थोड़ी कम है। तो इस तरीके से ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को देख सकते हैं। पर इसी जो यह प्रति पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है, इस तरीके से दर्शाया गया है। अब देखते हैं व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यवसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रिया, विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन चार खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। तो इस तरीके से यह हमारा छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई त्रुटि समझ में आती है या कोई सुझाव समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं, साझा करें। थैंक यू सो मच।